नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मनोज सिंह भदौरिया छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर भदौरिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अच्छा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके बारे में जानें और उनके विचारों के बारे में जानें, ताकि उनके काम और उनके विचार आप तक पहुंच सकें। आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे बीच में डॉक्टर मयंक मल्होत्रा जी आए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मल्होत्रा जी, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, वो लोग वैसे तो आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना परिचय दीजिए कि डॉक्टर मयंक मल्होत्रा जी क्या हैं, और उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ रहते हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे आए, और अब तक का जो आपका सफर है, जो अब तक की आपकी यात्रा है, वो कैसी रही। तो मल्होत्रा जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मयंक मल्होत्रा है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आने का सौभाग्य जो मेरा था वो लक बाई चांस कहें, इसी तरीके से हुआ। मैं गया था बिहार BHMS करने के लिए। वहां पे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर DS सत्संगी जी। तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से बातें बताई कि मुझे जानकारी चाहिए थी कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या, आखिर ये होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिफरेंस। तो जब उन्होंने कुछ चीजें मुझको बताई और अपने कॉलेज के बारे में बताया, तो मेरा वहां से माइंडसेट ये हुआ कि होम्योपैथी न सीख के, क्योंकि इसका रिजल्ट काफी फास्ट था, तो मैंने कहा होम्योपैथी सिंगल मेडिसिन और कॉम्बिनेशन बेस्ड मेडिसिन जो बन रही है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है और क्या है इनको कंप्रेस, क्योंकि होम्योपैथी में ये सारी चीजें उस समय इतना नहीं था और इंजेक्शंस आदि मुझे पता चलने लगे थे। मैंने फिर उनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना चालू की, जो मैंने JPH मेडिकल कॉलेज बिहार सिवान। ये कब की बात है, आपकी जो शिक्षा कब शुरू हुई। जी, मैं 2013 में। 2013 में। तो उसके बाद में आप प्रैक्टिस में कब से आए हैं। जी, मैं प्रैक्टिस में आया हूँ 2017। अच्छा, प्रैक्टिस का अभी तक का आपका सफर कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, कुछ उतार चढ़ाव देखे, कुछ चीजें सीखने को मिली, कुछ चीजों को जानने जानने का अवसर मिला, जो नई चीजें थी, जो सीखा था कॉलेज लाइफ में, उससे कुछ अलग ही मिला। जब मैं प्रैक्टिस में उतरा तो उससे कुछ अलग ही चीजें मिली। तब एक्चुअल में समझ में आया कि जो कॉलेज में सिखाया जाता है उससे कई गुना आपको जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में उतरते हैं तब सीखने को मिलता है। क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक डिजीज प्रॉपर बताई जाती है, मगर जब हम क्लिनिक प्रैक्टिस में होते हैं तो एक डिजीज नहीं, बल्कि हमारे पास पेशेंट मल्टीपल डिजीज का आता है और कई तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आता है। बस उसमें हमारा ये होता है कि हमको अपना 100% देना है, तो देगा। आपका प्रैक्टिस का टाइम क्या है सर, क्या टाइम देते हैं अपना, कितना समय देते हैं मरीजों को आप। जी, मेरा प्रैक्टिस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। अभी तो इस समय मेरा नया क्लिनिक ओपन हो रहा है, मेरे दो क्लिनिक चल रहे हैं हम्म। और तीसरा क्लिनिक अब ओपन हो रहा है। दो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि उनको मैंने घर में ही शिफ्ट कर दिया है। जो मेरे दो आसपास चल रहा है तो उनको मैंने घर में ही कर दिया है, और उनका टाइमिंग मैंने कर दिया है शाम को 8 बजे से 10 बजे। प्रैक्टिस के अलावा भी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए और कोई काम करते हैं। जी, प्रैक्टिस के अलावा अभी मैंने कल से एक नया लॉन्च किया है अपनी 20 पेटेंट मेडिसिन को, क्योंकि मैं जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में देख रहा था कि मेडिसिन जो है काफी कॉस्टली होती चली है। हम नॉलेज बेस पे compete नहीं करते हैं, हम मेडिसिन बेस पे compete कर रहे हैं। और किससे compete कर रहे हैं? एलोपैथी से, आयुर्वेदा से, यूनानी से, होम्योपैथी। और जब हम compete करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एलोपैथी सस्ती हो रही है, होम्योपैथी सस्ती हो रही है, यूनानी सस्ती हो रही है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है उसका रेट ही अलग जा रहा है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, एक दवाई जिसकी कीमत आप 2-2 या 4-4 हजार रुपए बेच रहे हैं। तो मैंने कहा ये जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं इनके लिए तो बहुत कठिनाई बना है, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर जो आ रहा है
पहली बात तो वो समझ नहीं पा रहा है, इतना उलझा हुआ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इतना उलझा हुआ है, कुछ लोगों ने इसमें इतना डर पैदा कर दिया है। एक तरफ आप कहते हैं सस्ती और अच्छी पैथी, हर्बल पैथी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक तरफ आप डर बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी, इतना उसका पावर, इतना वो, डॉक्टर डर रहा। दूसरी चीज है सबसे बड़ी कि इतनी महंगी दवाई तो फिर सस्ती काहे की, किस बात के लिए सस्ती? जो एक मेडिसिन आप, एक सिरप आप बेच रहे हैं करीब 250-300 रुपए की, तो फिर वो सस्ती क्यों हुई? वो तो चला जाएगा दूसरे के पास, अन्य पैथी में चला जाएगा, उससे सस्ता उसे वहां मिल रहा है, वो क्यों आएगा? फिर हम कैसे compete करेंगे? तो मैंने अभी इन चीजों को देखते हुए अपने 20 पेटेंट लॉन्च किए हैं अभी, जो मैंने खुद की क्लिनिक प्रैक्टिस में, जिनमें रिजल्ट पाया है। और अभी कई पेटेंट मेरे लॉन्च होना बाकी है, और उनमें भी मैंने ये कर दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी किट लीजिए, आप सिंगल सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं। और उस मेडिसिन को, एक किट को लेने, या एक मेडिसिन, आप किट ही समझ लीजिए कि एक किट लेने के बाद आप 5 से 7 हजार मरीज आराम से देख सकते हैं। तो अगर आप 5 से 7 हजार मरीज देख रहे हैं, तो मेरी एक मेडिसिन की कॉस्ट अगर आप किसी भी मरीज को दे रहे हैं, तो उसको 20 रुपए की मेडिसिन, क्योंकि मैं खुद का क्लिनिक चलाता हूँ जहाँ मैं 250 रुपए में 15 दिन की दवाई देता हूँ, जिसमें मेरा कंप्रेस होता है, ऑयल होता है, प्लस मरीज के लिए डाइल्यूशन होता है, प्लस लोड होता है। उसको देखते हुए मैंने देखा कि गांव गांव अगर पहुंचाना है, तो पहले तो भाई सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर हमको compete करना है तो हम एजुकेशन लेवल पे करें, अगर किसी भी पैथी से करना है, मेडिसिन लेवल पे नहीं। क्योंकि मेडिसिन अभी मान्यता का प्रकरण जो चल रहा है डीसी में, मेडिसिन अभी से इतनी महंगी हो जाएंगी, तो मेरी समझ से तो नहीं आ रहा है कि वो घर घर पहुंचेगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी, या घर घर वाले आएंगे हमारे पास। क्योंकि वो, आप अगर किसी को 1500 रुपए की 15 दिन की दवाई दे देते हो, और मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बेस्ट हूँ, मान लीजिए उसको फायदा नहीं किया मेडिसिन, तो वो आपके पास दोबारा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि वो पहले ही वो अपने आप को लूटा हुआ समझेगा कि 1500 रुपए की मेडिसिन मैंने ली, वो भी फायदा नहीं करी। इससे तो अच्छा हमारा एक मेडिकल स्टोर वाला है जो 10 रुपए की खुराक दे देता है, और उसकी दवाई मुझे बुखार में फायदा करता है। तो ये सारी चीजें जो त्रुटियां होती गई हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ये कहीं ना कहीं हमारी पैथी को बहुत ज्यादा कमजोर बना रही है। और ये आज जो बिजनेस है, मैं कहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप बिजनेस करिए, अच्छे लेवल पर करिए। मेडिसिन पहले नहीं मिलती थी, अब सबको उपलब्ध हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा रेट इस तरीके से करिए कि लेने वाला जो हमारा गरीब जनमानस है, जो हमारी गरीब जनता, उन तक भी मेडिसिन आराम से पहुंच सके, और जो डॉक्टर है वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सके। वो क्या करता है, आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि डॉक्टर बन गए हैं, मगर मेडिसिन काफी महंगी हैं, उसको इतना लोगों ने उलझा दिया है कि वो जाता है एलोपैथी प्रैक्टिस करता है। तो हम 3 लाख प्रैक्टिशनर जो दिखा रहा है, 3 लाख प्रैक्टिशनर कहाँ है? कहाँ है? आपने कभी सोचा कि वो 3 लाख प्रैक्टिशनर कहाँ है? या तो उनमें से कुछ लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी छोड़ चुके हैं, या तो कुछ अलग काम कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो एलोपैथी कर तो आप रहे ये हैं। कहना इतना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि सस्ती चिकित्सा मिलनी चाहिए, लेकिन जी बिल्कुल। देखने में ये आता है कि आज का मरीज भी जो है ना, वो एलोपैथी से और महंगी चीजों से इतना प्रभावित है कि वो खुद भी सस्ते इलाज को अच्छा इलाज नहीं मानता। इस पे क्या बोलेंगे देखिए, आप? एक, इस पे मैं बिल्कुल बोलूंगा कि एलोपैथी से और अन्य पैथी से अगर वो प्रभावित मंगेला, तो फिर हम कहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं? हम अलग कैसे? हमको अपने को अगर अलग दिखाना है, तो हमको ये नहीं है कि सारे ही घोड़े की रेस में दौड़ना है, हमको उस रेस में आगे निकलना। ठीक है, तो हम कहाँ से करें? अगर हमारी मेडिसिन सस्ती है और अच्छी है, मेडिसिन प्रॉपर वर्क कर रही है, तो हमारा मरीज भी समझेगा कि मेरी मेडिसिन जहां से मैं ले रहा हूँ वो डॉक्टर कौन है, और उसकी दवाइयां क्या प्रभाव करती। आज भी ऐसे ऐसे एमबीबीएस हैं जो मात्र 50 रुपए में, अभी कर्नाटका का शायद कहीं का मैंने देखा था, एक हेडलाइन थी, वो आज भी 20 रुपए की मेडिसिन देते हैं एमबीबीएस होने के बाद। तो क्या आपको उनके दूस पास लोग आपको नहीं आते?
जो सही कहना है आपका, बिल्कुल सस्ता इलाज होना चाहिए, और सस्ता इलाज अगर होगा तो बिल्कुल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, और खासकर गरीबों तक पहुंचेगा, और हम समाज की अच्छी सेवा कर पाएंगे। अच्छी सोच है आपकी। आपको क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अलावा दूसरे मेडिकल साइंस का भी ज्ञान है, जैसे एलोपैथी का, आयुर्वेद का, या होम्योपैथी का? जी, मैं एलोपैथी हॉस्पिटल में रह चुका हूँ, एक्स ईएमओ रहा हूँ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। तो एलोपैथी का भी मुझे ज्ञान है। और मैं कैंसर ही हॉस्पिटल में था, यहाँ पे ग्रीन सिटी हॉस्पिटल था लखनऊ में, ग्रीन सिटी कैंसर हॉस्पिटल जहाँ मैं था। वहाँ मैंने एलोपैथी से ट्रीटमेंट लोगों का होते हुए देखा है, किया भी है। मगर मुझे जो एक किक थी वो नहीं मिल पा रही। मैंने आपको बताया ना, फिर मैं 2017 से प्रैक्टिस में आया। तो मैंने जो अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पाया है, वो किसी अन्य पैथी में मैंने नहीं पाया। क्योंकि वहाँ एलोपैथी में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एलोपैथी गलत है या कुछ है, एलोपैथी में आधे से ज्यादा डिजीजेस जितनी भी हैं उनमें सिर्फ ऑपरेशन, मगर हमारे यहाँ क्योर हो जाती है। और यही हमारे यहाँ आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और इस समय सोवा रिक्पा भी है, इनमें क्योरेबल डिजीज है। आज से अगर हम 200 साल पहले जाते हैं, जब अंग्रेज नहीं थे, एलोपैथी नहीं थी, तब क्या हमारे यहाँ बीमारियां नहीं होती थी? होती थी, सारी चीजें होती थी। तो उस समय राजा महाराजा बादशाह हुए, उनका इलाज कैसे होता? इन्हीं पैथियों से होता था, और वो सारे सही होते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों को भूल के, सारे जितने भी लोग हैं, जनता भी उसी चीज में हो गई है, क्योंकि हम अपनी पैथी में प्रैक्टिस ही नहीं करते। इसीलिए जनता भी नहीं जान पाती। आयुर्वेदा वाला भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा, यूनानी वाला भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा, होम्योपैथी वाला भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाला भी कहीं ना कहीं एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा। और अब तो जगह जगह सीएमएसईडी वाले भी आ गए हैं। तो अब यहाँ पे बात यह आती है कि जब आयुर्वेदा वाला एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है या होम्योपैथी वाला एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, तो कहाँ से आप अपनी पैथी की पहचान बना पाएंगे? क्योंकि आप तो खुद दूसरे पे निर्भर हैं। आपको आपको दूसरे मेडिकल साइंस की अगर अपन तुलना करें तो उससे आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या क्या अच्छाई दिखती है, क्या क्या खूबी दिखती है आपको? देखिए, हमारे यहाँ तो काफी खूबियां हैं, सारी तो नहीं गिना सकता, मगर मैं कुछ मेडिसिन के ही गिना देता हूँ। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी है जो तुरंत काम करती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी पर भी अगर देखा जाए तो उसमें भी लोगों ने उलझा दिया है। जैसे लोग कहते हैं बीपी, आरी, इतना डर आरी का बना दिया। एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि हर्बल पूर्णतः हानि रहित पैथी है, तो आरई इतने लेवल पे मरीज का बीपी नहीं बढ़ा देगी कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि साइड इफेक्ट है नहीं। मगर लोगों ने कहीं ना कहीं उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया, जो मैं देखता आया हूँ हर जगह। जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि कहाँ तक प्रोटोकॉल सिलेक्शन और पेटेंट मेडिसिन अच्छी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोटोकॉल सिलेक्शन, अगर मरीज की हिस्ट्री, आपका डायग्नोज अच्छा है। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती यह है कि हमारे पास डॉक्टर कितने हैं, उनकी नॉलेज क्या है। अगर डिपेंड करता है नॉलेज अच्छी है तो प्रोटोकॉल, सेम प्रोटोकॉल मैंने देखा है कि दसों मरीज पे काम करते हैं। मगर पता तो हो कि हाँ, अब अगर सामने वाला व्यक्ति पेट दर्द को सिर्फ पेट ही दर्द समझेगा, मान लीजिए गुर्दे का दर्द है, वो पेट दर्द ही डायग्नोज में बता रहा है, तो वहां पे कोई मेडिसिन या पेशेंट काम नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका डायग्नोज अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे देखे, रिपोर्ट डाल दी, सर ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ऐसे लोगों को कभी ट्रीटमेंट नहीं बताना चाहिए। अरे रिपोर्ट आपने डाल दी, आप किस बात के डॉक्टर हैं भाई? जब आप दूसरे के सहारे पे चल रहे हो, आप क्या मरीज सही करोगे भाई? इसलिए कम से कम अपना तो एफर्ट लगाइए कि सर मैं ये चीजें दे रहा हूँ, इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है, अगर कुछ अलग से ऐड करना हो तो आप मार्गदर्शन करिए कि क्या क्या ऐड कर सकते। तो अगर सीनियर हमारा है बता रहा है तो ठीक है, मगर ये पूरा पूरा डिपेंड हो जाना सीनियर के ऊपर और 4 दिन बाद कहना सर आपने जो दिया था वो मेरे मरीज पे काम नहीं आया, तो इसमें सीनियर की हम गलती क्यों गई, या मेडिसिन बनाने वाली कंपनी की क्यों गलती है? भाई मेरा ही डायग्नोज गलत है,
मैं गुर्दे के दर्द को पेट दर्द समझ के बता रहा हूँ तो मेरा ही डायग्नोज गलत है, और फिर मैं पूरा डिपेंड हो जा रहा हूँ। भाई एफर्ट तो मुझे अपने से भी लगाना पड़ेगा, जब तक मैं अपने से एफर्ट नहीं लगाऊंगा, चीजों को नहीं सीखूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, और इसमें क्या बहुत क्या, कमजोर है। और इसमें क्या क्या कमी है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सुधार करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैंने एक एक कमी नहीं, कई कमियां मैं गिना देता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सबसे बड़ी कमी है कि पहले नंबर में आप जब क्लासेस अटेंड करवाते हो या सीएमई लगाते हो, आप टेम्परामेंट, निगेटिव पॉजिटिव, मेरे को बताओ एक कोई कि भैया ये दाया निगेटिव, बाया पॉजिटिव, और क्या कहते हैं ये टेम्परामेंट, तीन चीजें मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझको ये कोई बताए, हाइपर हाइपो तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, कोई अंग की गति तेज हो गई या कम करनी है या कम को बढ़ाना है, वो तो समझ में आता है। अब आप पॉजिटिव निगेटिव में जब आप उलझाते हैं बच्चों को, तो आप ये एग्जैक्ट बताएंगे कि मैं S1 दूंगा और वो पॉजिटिव ही जगह पे जाके आपके डायरेक्शन को फॉलो करेगी शरीर में जाने के बाद? नहीं करेगी, वो तो पूरे शरीर पे प्रभाव करेगी ना। आपने ये कभी नहीं बताया, आप कहते हैं पहाड़ों पे जो लोग चलते हैं उनकी वो एड़ियां रखते हैं, और जो ऐसे चलते हैं कुछ आपने ये सारी चीजें बताई हैं, जो समतल जमीन पे चलते हैं वो पहले पंजा रखते हैं, ये सारी चीजें देखिए, ये खूबियां देखिए, ये टेम्परामेंट है। मैं कहता हूँ कि वो डॉक्टर है या कोई जादूगर है या क्या है? पहले वो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करे कि मरीजों को इधर उधर चला के देखे, क्या आप एड़ी रख रहे हैं या पंजा? मैं तो कह रहा हूँ जहाँ समतल जमीन होती है वहां पहले एड़ी रख देते हैं, और कुछ लोग पंजा रख देते हैं। आप क्या ढूंढ पाएंगे? तो आदमी सामने वाले को तो यही समझेगा ये डॉक्टर नहीं कोई बेवकूफ है। और तब आपका टेम्परामेंट और निगेटिव पॉजिटिव कहाँ चला जाता है, जब आप स्किन के केसेस में उठाते हो, आप सारी मेडिसिन बताते हो, S3 दे दो, C3 दे दो, S5 दे दो, C5 दे दो, तब कहाँ चला जाता है, वाई दे दो, तब आपका टेम्परामेंट कहाँ जाता है, तब आपका निगेटिव पॉजिटिव कहाँ चला जाता है? आप हाइपर हाइपो को लेके चलिए ना, आप इतना उलझाते क्यों हैं? अब आपने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पास F1 खत्म हो गई है तो दूसरी कौन सी मेडिसिन है। आपने एक कह दिया हमारी ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन। चलिए ठीक है, मैं ऑर्गन बेस्ड मानता हूँ, मेडिसिन को, सारी मेडिसिन को मानता हूँ। मैं आ गया, मैंने कुछ नहीं बताया, आपसे इतना कह दिया भैया शरीर में दर्द हो रहा है, आप बिना सिम्टम्स के क्या फाइंड कर लेंगे? तो ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन होना अलग बात है, सिम्टम्स कलेक्ट करना अलग बात है। बिना आप सिम्टम्स के आप रोग कैसे पहचानेंगे? आप खाली कह देते हैं मेरी ऑर्गन की मेडिसिन है। आप F1 को सिर्फ बुखार की एक मेडिसिन बता देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है उसके पास F1 एन मौके पे खत्म हो जाती है, आपने कभी बताया उसको? तब वो क्या पैरासीटामोल लेने के लिए घूमेगा मरीज को देने के लिए? आपने कभी बताया कि F1 अगर खत्म हो जाती है तो F2 यूज कर लीजिए, F2 खत्म हो रही है तो S10 यूज कर लीजिए, YE भी हमारी अच्छी मेडिसिन है, आप उसको दे दीजिए, वर्क 2 को दे दीजिए? आपने कभी नहीं बताया। आपने S6 और C6 किडनी की मेडिसिन बता दिया, मगर वेनवन आपने कभी नहीं बताया कि वेनवन यूज कर लीजिए अगर S6 और C6 नहीं है। ये सारी चीजें आप नहीं बताते, आप लंबे लंबे सीएमई में लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण दे देते हैं, आप इतना ये मेडिसिन हमारे पास पॉजिटिव है, ये मेडिसिन निगेटिव है, ये यहाँ ये वहाँ, और जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं तब आप कुछ नहीं बताते। तब उसमें क्या होता है, नया प्रैक्टिशनर उलझ जाता है, वो कहता है यार निगेटिव पॉजिटिव देखो, इससे तो बढ़िया एक एंटीबायोटिक दूंगा और एक पैरासीटामोल दूंगा, उसमें मरीज सही हो जाएगा मेरा। तो आपको, आपके हिसाब से ऐसा, आपको ये लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही नहीं है, और दूसरा जो ये नेगेटिव पॉजिटिव के बिल्कुल। सिद्धांत या टेम्परामेंट के सिद्धांत, ये या तो गलत है, या फिर ये भ्रामक है, या फिर ये उपयोगी नहीं है? देखिए, मैं पुरानी चीजों पे तो इतना नहीं बोल सकता, अगर कोई चीज आई थी तो किसी वजह से आई होगी, मगर वो पुरानी किताबों में जो चीज लिखी है, आज 2024 चल रहा है, अगर हम कहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं? खाली मेडिसिन महंगी करने में कंप्लीट कर रहे हैं? हमको अपने एजुकेशन में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम रिजल्ट, अगर बाकी पैथियों से मुकाबला करना है, तो हमको अपने डॉक्टर जो 3 लाख प्रैक्टिशनर हम बोल रहे हैं उनको सशक्त बनाना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है आप एजुकेशन दीजिए, इस तरह से दीजिए कि बच्चे को समझ में आए। आप हाइपर हाइपो समझाइए, तब तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, कोई अंग ज्यादा है,
कोई अंग कम है, वो तो समझ। आप निगेटिव और पॉजिटिव में एक चीज कहता हूँ कि मान लीजिए किसी का लीवर नॉर्मल है, नॉर्मल कार्य कर रहा है मतलब, और उसमें उठा के मैं निगेटिव डाइल्यूशन आपके अनुसार दे दूंगा, तो क्या वो निगेटिव डाइल्यूशन जाके लीवर को और धीमा कर देगा? ये तो करेगा नहीं। भाई बैलेंस ही तो करेगा, लीवर को बैलेंस ही करेगा निगेटिव। तो आप क्यों इतना उलझा रहे हो उसको निगेटिव पॉजिटिव में? आप हाइपर हाइपो बताइए, आप हाइयर डाइल्यूशन की आपने कह दिया कि हमारे पास सिर्फ B6 तक ही प्रैक्टिस कर सकते थे, 1:9 का रेशियो। मेरे को कोई ये बता दे कि मैटी जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द के बाद साथ और क्या दिया। नीरज जी ने भी यही बात कही थी, क्या दिया भाई? आज तक किसी के पास ओरिजिनल नोट्स है मैटी जी के? अगर 1:9 रेशियो लेके आए तो B6 के आगे क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकता? क्यों वो B12 तक नहीं जा सकता? अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो जाएगा। एनएल सिन्हा साहब ने 1,000 डाइल्यूशन, हजारवा डाइल्यूशन तब बना दिया था जब हम लोग, शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं, तब उन्होंने भेजा था। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ हम होम्योपैथी की नकल कर रहे हैं, गलत बात है भाई साहब, हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं। और फिर अगर आप नकल की बात कर रहे हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन अगर बना रहा है, अब इस समय होम्योपैथी वाले भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। किसी पे कॉम्बिनेशन पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, एक प्लांट एक्सट्रैक्ट निकाले जो है उनकी मात्राएं हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं उनसे। मगर वो भी कॉम्बिनेशन अगर बना रहा है तो रिसर्च के नाम पे हमको भी, जो हमने सीरप कैप्सूल टैबलेट बना दिए हैं, हमको प्लांट्स पे रिसर्च करनी चाहिए, इंडियन प्लांट्स पे। अगर वो कॉम्बिनेशन बना रहा है तो हमको भी सिंगल और एक से दो प्लांट को ऐड करना चाहिए। जैसे जिंको बायलोबा है, आप जिंको बायलोबा का अल्टरनेटिव यूज करिए, क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? आप ब्राह्मी और संतृप्ति को क्यों नहीं ला रहे हैं? आपने इसकी रिसर्च क्यों नहीं की? ब्राह्मी और संतृप्ति की। आप गिलोय को क्यों नहीं उतार रहे हैं मार्केट में, जब वो कर रहे हैं? बस हमने क्या उतारा है मार्केट में? सीरप कैप्सूल और टैबलेट, वो भी 250 रुपए 300 रुपए। तो फिर यहाँ आप कहीं ना कहीं हमारा हमारा जी। कहीं ना कहीं मेडिकल सिस्टम बहुत बड़ा दोषी है। क्योंकि आप 3 लाख प्रैक्टिशनर की बात करते हो, उनमें से अगर 10,000 भी प्रैक्टिस करने लगा, उसमें से 10,000, तो समझिए मान्यता में बेड़ा पार। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात होती है कि प्रैक्टिशनर बनाए जाओ, एक बार कागज दे दो, प्रैक्टिशनर बन जाए, डिग्री बांट दो, उसके बाद वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और उसको कैसे बेवकूफ बनाया जाए, पहले नंबर में तो कागज बांटो, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव में उलझाओ, टेम्परामेंट में उलझाओ, उसके बाद आप उसको मेडिसिन महंगी महंगी दो। बस ये कार्य करो, आपका काम चलना चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता जाए कहीं, उससे मतलब नहीं है। मैं मान्यता तो की ये बात। भी देख रहा हूँ कि मैं जी तो ये बोलिए। देख रहा हूँ कि नई नई ऊर्जा आ रही है, जैव ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पता नहीं कितनी ऊर्जा आ गई है। मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये सारी ऊर्जाएं बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को पता होती तो अब तक जो IMA वालों ने उन पे केस किया था, वो कोर्ट में ये ऊर्जा ही भेज देते। भाई इतनी दैवीय ऊर्जा आपने बना दी, कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हो आप? एंजाइम्स की बात करिए, आप एल्कोलाइड्स की बात करिए, आप एबनाइट्स की बात करिए, आप इन सारी चीजों की बात करिए, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर लीजिए जो साइंस में है। आप ऊर्जाएं दे रहे हैं, ऊर्जाएं सेल कर रहे हैं। तो आप कुल मिला के जो है ना परिवर्तन के पक्षधर हैं, और आप ये चाहते हैं कि नई नई रिसर्च तो हो, लेकिन जो है ना कम से कम वो ऐसी रिसर्च हो जिसका कुछ ऑथेंटिसिटी हो उसकी, जिसकी जनता में जी। और समाज में और मेडिकल साइंस में। तो मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने विषय उठाया आईडीसी का मान्यता का, तो जो आईडीसी में इसकी मान्यता का मामला लटका हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आवाज, हेलो। हाँ, आईडीसी में जो आपकी इसकी मान्यता का विषय लटका हुआ है उसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए आवाज आ रही? मान्यता तो मिलेगी। जी। जी हाँ, मान्यता तो मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। मैं IDC में सारी चीजें देखा हूँ, मगर मैं अभी ये नहीं जानता हूँ कि एक्चुअल में वहां पेश क्या किया गया। देखिए, जो एक्चुअल में कार्य कर रहे हैं उनको तो साइड कर दिया गया है, जो एक्चुअल में कर रहा है, या कुछ जो काफी नॉलेजेबल पर्सन थे वो सामने नहीं आए। दूसरे जो गए हैं
वो क्या बता रहे हैं। अगर वो जैव ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस बेस पे आप मान्यता कर दें या किसी एक सिंगल पार्टिकुलर चीज पे। देखिए, जो ऑथेंटिक है, जो चीज है, क्योंकि अगर आप ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या आयुर्वेद वाले उस ऊर्जा को नहीं पा पाए या होम्योपैथ वाले नहीं ले पाए उस ऊर्जा को? आप कहाँ से ले आए? तो जो चीजें एक्चुअल में है उनको तो लेके आप चलिए तो समझ में आता है। मगर ये बेवकूफ बनाना और सारी चीजें करना, नई नई चीजें कि हम आगे हैं, हम आगे। पहले तो सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि इसमें जो सोच रहा है कि मैं एक अपने अकेले बल पे मान्यता दिलाऊं, और जब तक सारे चिकित्सक साथ नहीं होंगे, एक मत में सबका एक मत हो, एक बात हो, एक चीज हो, और वह प्रमाणित हो, एग्जैक्टली वह निकल के आ रहा हो कि हाँ यह चीजें मौजूद हैं, और सबकी आवाज उसी तरह बुलंद हो, तब तो मान्यता हो रही। कोई बता रहा है जैव ऊर्जा, कोई बता रहा है रसायन ऊर्जा, कोई कह रहा मैंने ये बना दिया कैंसर के नाम से, कोई कह रहा है ये। और जब उसकी रिसर्च होती है तो पता चलता है वो काम ही नहीं कर रहा है। और अब जैसे कि आईडीसी में जैसे मामला लटका हुआ है, लेकिन राजस्थान में मान्यता मिल गई है। ये दोनों मामले को कैसे देखते हो आप? देखिए, राजस्थान में वहाँ की सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समझा, और डॉक्टर सेठिया जी ने काफी अच्छा काम किया है। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अगर आईडीसी पे नहीं इतनी जल्दी अगर कोई निर्णय आता है, तो प्रदेश लेवल पे जितने भी हमारे डॉक्टर हर प्रदेश, वह एक अभियान चलाए और सब एक मत हो, एक मत राय हो, एक जगह पे हो, और सारे के सारे इकट्ठा हो और आगे चलें। जब वो हर प्रदेश में फिर इस प्रकार से जब चलेंगे, तो हर प्रदेश में मान्यता का प्रकरण चालू हो जाएगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में अथॉरिटी दे दी गई है, इसी तरीके से सबका एक मत हो। इन दो जगह पे एक ही मत था डॉक्टर्स का। जो उनमें से एक मत में नहीं थे वो तो शायद काफी बाहर चले गए पहले, मगर जो एक मत में थे उनकी संख्या ज्यादा है। और हमारे यहाँ पे संख्या तो बहुत है मगर एक मत में नहीं है। एकता का अभाव है, और बहुत सी चीजों का अभाव है। तो और पिछले जब लगभग 10 सालों से, 10-12 सालों से, जब से सोशल मीडिया का जो है ना दौर बढ़ा है, तब से नॉलेज देने वाले और किताबें बेचने वाले और दवाई बेचने वाले बहुत लोग हो गए हैं। तो इससे फिर एक नया जो डॉक्टर होता है, नया प्रैक्टिशनर, बड़ा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है। तो एक देखिए, नए प्रैक्टिशनर को आप क्या सलाह देंगे? मैं नए प्रैक्टिशनर को देखिए एक ही सलाह दूंगा। अपडेट हुआ है, लोगों ने अच्छा काम किया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिसिन बनना चालू हो गए, कोई डॉक्टर उभर के आए। मैं उनको व्यापार की निगाह से नहीं देखता, कुछ डॉक्टर्स ने अपने ज्ञान के भंडार को सबके सामने रखा है, अच्छा किया है। प्रैक्टिशनर को यहाँ पे अपनी समझ से करना है। किसी को भी गुरु बना, किसी भी किसी भी एक राइटर की किताब वो पकड़ ले, किसी भी डॉक्टर की पकड़ ले, किसी एक मेडिसिन को पकड़ ले या दो मेडिसिन को पकड़ ले, जो भी फार्मा उसे समझ में आती है, जिस हिसाब से किसी का पेटेंट ले रहा है, किसी की दूसरी ले रहा है, जो भी उसको रिजल्ट दे, अगर एक्चुअल में रिजल्ट दे रही है तो वो पकड़े रहे। अब आते हैं राइटर पे। कोई भी एक राइटर पकड़ ले और उसी को गुरु बना ले, उसी के हिसाब से चलने लगे, तो समझिए बेड़ा पार। लेकिन प्रैक्टिशनर क्यों उलझ जाता है? क्योंकि वो उस राइटर की भी पढ़ेगा, उस राइटर की भी पढ़ेगा, उस राइटर से भी सीखेगा, उस राइटर से भी सीखेगा। बस यहीं पे उसका क्या होता है कि सारी की सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस उसकी धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि अगर एकलव्य बनना है तो गुरु सिर्फ द्रोणाचार्य को ही बनाना पड़ेगा। मतलब एक गुरु एक चीज, आप किसी की भी किताब पढ़िए, फिर आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेड़ा पार है। लेकिन अगर आप चार जगह, कहते हैं ना कि हमेशा दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा कहीं का नहीं रहता, गिरता ही, तो हमेशा एक नाव में सवार। यही मैं नए प्रैक्टिशनर को कहना। डॉक्टर मयंक जी, आपके बढ़िया विचार हैं और बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगा कि जो फार्मा कंपनियां हैं इलेक्ट्रोपैथी में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फार्मा कंपनियों को मैं हमेशा एक ही कहना चाह रहा हूँ कि आप
रिसर्च करिए ज्यादा से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो दायित्व है उसको पूरा करिए, सिर्फ बिजनेस पर्पज से काम मत करिए। देखिए, पहले नंबर में तो आप मेडिसिन को सस्ता और अच्छा बनाइए, जिससे घर घर तक मेडिसिन पहुंच सके। जो आजकल मेरी समझ से इतनी महंगी मेडिसिन है तो होम्योपैथिक की हो गई, घर घर तक नहीं, शायद कुछ चंद लोग हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, वही ले पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी है, आपका काम अगर फार्मा का है, तो पहली बात तो मैं डॉक्टर को भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक फिजिशियन है, आपका काम है मरीजों को दवाई देना, ना कि फार्मा से कोई करना क्या फॉर्मुलेशन में दवाई बनाना है। और वो फार्मूला जो भी है ये जैसा भी, वो फार्मा का अपना व्यक्तिगत मामला है। आपका काम है रिजल्ट देना। अगर कोई रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसका मेडिसिन यूज करिए। अच्छा, फार्मा कंपनियों को मैं यही कहूंगा कि रिसर्च आपने करी है, आपने सिरप बनाया, टैबलेट बनाया, कैप्सूल बनाया, अच्छी बात। लेकिन अब अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो रेट पे कंपटीशन मत करिए, आप नॉलेज बेस की एजुकेशन बेस पे करिए। और जिस भी डॉक्टर को आप मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि बस मेरा काम है बस उस डॉक्टर को मेडिसिन सप्लाई कर दिया और उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाता। नहीं, अब उसकी प्रैक्टिस चले या ना चले, उसने ले ली है मेडिसिन, मुझसे क्या मतलब है, मेरी तो सेल आउट हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका पूरा दायित्व बनता है कि उसको सही गाइडेंस देना, उसको सही से समझाना कि मेरा पेटेंट कहाँ पे क्या किस तरीके से काम करेगा। अगर वो डायग्नोज गलत कर रहा है तो इससे आप प्रेस्क्रिप्शन फार्मा कंपनी भी उठा सकते हैं कि आपका डायग्नोज गलत है, आप डायग्नोज अपना सही करिए। सारा दायित्व सिर्फ डॉक्टर का ही नहीं, फार्मा कंपनियों का भी बनता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर होम्योपैथी कॉम्बिनेशन बेस्ड दवाइयां बनाना चालू कर दे तो आप क्यों नहीं सिंगल सिंगल प्लांट निकालते हैं। क्योंकि सिंगल प्लांट कोई होम्योपैथी का कॉपीराइट नहीं है, ना वो आयुर्वेद का है, ना वो यूनानी का है। आप दो प्लांट मिक्स करिए, आप चिरायता मिक्स करिए, आप गिलोय मिक्स करिए, आप कोएगमन के साथ चलाइए, देखिए उसका रिजल्ट। आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप कि कहीं ना कहीं फार्मा कंपनियों की भी ये गलती है कि उनको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि मुझको अपना बिजनेस चलाना है। मगर बिजनेस के साथ साथ दायित्व ये बनता है कि हमारे जितने भी नए प्रैक्टिस हैं उनकी प्रैक्टिस को कितना हम आसान बना सकते हैं और जनता को कितना कितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं और कितनी ही सस्ती, जो मैं हमेशा। और जैसा कि आपने चर्चा की थी शुरू में एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो जो इस फील्ड में हमारी काउंसिल हैं, हमारे बोर्ड हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गड़बड़ हो चुका है, जो मैंने देखा है। एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड की नहीं बन रही है। एक बोर्ड का अगर कोई मान लीजिए कोई एक दूसरी स्टेट से डॉक्टर कोर्स करके आ रहा है कहीं, तो हमारा जो यहाँ का बोर्ड है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता। मैं पहले कहता हूँ कि अभी मान्यता नहीं हुई है तो बोर्ड का क्या मतलब, चलिए बोर्ड बन गया, बोर्ड अपना काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है तो अच्छा है। अगर आप 3 लाख प्रैक्टिशनर की बात करते हैं तो आपको ये भी तो दायित्व बन रहा है कि कोई दूसरे बोर्ड से या दूसरी स्टेट से डॉक्टर आया है तो उसका मैं यूपी में रजिस्ट्रेशन करूं या मैं मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करूं। ये आपका दायित्व बनता है। जब आप उनका रजिस्ट्रेशन करना चालू करेंगे तभी तो आप एक मत और एक साथ एकता भाव से खड़े हो पाएंगे मान्यता के लिए। मगर नहीं, आप मेरे यहाँ तभी यूपी में रजिस्टर हो सकते हैं जब आप मेरा कोर्स करेंगे। तो क्या मतलब है इसका? पहले वो वहां से डिग्री लेके आया, सर्टिफिकेशन लेके आया, वहां पैसा दिया है, उसके बाद वो आपके बोर्ड से करे, तब वो कहीं जाके प्रैक्टिस करे। और सबसे बड़ी चीज है कि बोर्ड के नाम पे लोगों को डराना बंद किया जाए, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट इस प्रैक्टिस करने से नहीं रोक रहा है। तो ये नए प्रैक्टिशनर जितने भी आ रहे हैं उनके अंदर ये डर बनाना कि नहीं, अगर आप हमारे बोर्ड से ही रजिस्टर्ड होंगे तभी आप पाओगे। इसलिए आप बिजनेस के लिए व्यापार करिए, अच्छी बात है, मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, आप अच्छी बात है, मगर डर मत पैदा करो।
क्योंकि अगर आप डर नहीं पैदा करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेंगे, तो शायद मैं 3 लाख प्रैक्टिशनर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मेरे हमारे पास 25,000 प्रैक्टिशनर होंगे और सशक्त होंगे और अच्छे नॉलेजेबल होंगे, वो फिर जो कार्य करेंगे वो आईडीसी देखेगी, और तभी मान्यता होगी जब जन जन की मांग हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट जनता ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेडिसिन और एजुकेशन दोनों को ही अच्छा करिए, सस्ता करिए, ताकि जब जनता मांग करेगी, आपने कोई मेडिसिन दी और वो दूसरी जगह नहीं मिल रही है, जनता को पता है कि फला इलेक्ट्रो होम्योपैथ के पास ये मेडिसिन मिल रही, तो जनता खुद आवाज उठाने लगेगी। आपके पास का होना सबसे बड़ी चीज। आप सिर्फ डॉक्टर्स को लेके बड़ी बड़ी सीएमई करके आप कुछ नहीं कर जब तक जनता नहीं हो। और जब जनता आपके साथ होगी, तो मान्यता आप जो इतने साल लगे हैं, मैं कहता हूँ कि मान्यता सिर्फ आपको 10 दिन में मिल सकती है। लेकिन आपके पास जनता तो होना चाहिए, आपके पास समर्थन तो उतना होना चाहिए। आपस में लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। आप आपस में ही लड़े बैठे हैं। हमारे कई डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो सच में एक्चुअल में कार्य कर रहे हैं, अपने ज्ञान से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने लड़ाई की बात कही शासन से तो जो हमारी संस्थाएं हैं, खासकर हमारे जितने संगठन हैं जो शासन से इसकी मान्यता के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी। मैं सर तो एक्चुअल आपके में मैंने आपके आपके जो आवाज आपके आवा, प्रमाणित है। आपकी आपकी आवाज भी कट के आ रही है, आपकी पिक्चर भी कट के आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। आप देखिए। हाँ। हेलो। हाँ जी। अब हेलो। आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं मैंने है, हाँ, मैंने जैसा पहले भी आपकी की चीजें प्रमाणित हैं, एक्चुअल बेस। अगर आप उसको ले रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ कि एक मत होइए, और जो चीजें प्रमाणित हैं उन चीज को लेके अगर आप बात करेंगे और एक साथ आएंगे, तभी मान्यता आगे बढ़ पाएगी। और यही मेरा सभी संस्था से आग्रह है। असल में जमीन लेवल पे जितनी भी लड़ाइयां हैं, उनको आप आपसी लड़ाइयों को खत्म करिए। क्योंकि जिस तरीके से एनएमसी है, ठीक है, आईएमए है, एक साथ खड़े होते हैं, उसी तरीके से हमको भी एक साथ खड़े होना है। और जब तक हम एक साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये सारी चीजें नहीं हो पाई। शासन से क्या अपेक्षा है आपकी? शासन से क्या उम्मीद है? शासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं शासन से इसलिए कुछ उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं आपस में तो सही हो जाऊं। मैं तो कहता हूँ कि पहले मैं अपना घर देख लूं, तब तो मैं दूसरे से अपेक्षा करूं। पहले मैं खुद में क्या हूँ, मैं खुद को पहचान लूं, तब तो मैं दूसरे से अपेक्षा करूं। तो अभी मैं शासन से इसलिए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो धुरंधर पड़े हैं, पहले वो तो एक हो जाए। इलेक्ट्रोपैथी में बहुत से कंफ्यूजन है, बहुत से सिद्धांत हैं, बहुत से जो है ना तरह तरह की विधियां हैं। डायल्यूशन की कौन सी विधि आप सही समझते हैं? मैं डायल्यूशन की सारी विधियों को सही समझता हूँ। मैं सारी ही विधियों को मानता हूँ। देखिए, ये डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस पे है, जिसको जिस प्रकार से रिजल्ट मिलता गया है, वो उस तरीके से उसको लिखता गया है, और अपने ज्ञान के सागर को बढ़ाता गया है, और लोगों में बांटता गया है। तो डाइल्यूशन की एक विधि को मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ 1:9 का रेशियो अगर आप दे रहे हैं, तो वो भी सही है। आप हाइयर में जा रहे हैं, आप 157 जा रहे हैं, 199 आ रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, क्रोनिक डिजीज में अच्छा आपकी पकड़ होती जा रही है, तो सारी विधियां सही हैं। किसी की विधि गलत नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि आपको प्रैक्टिशनर और चीजें अच्छी मुहैया करवानी है लोगों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा सफलता मिली है, या कौन सी 5 बीमारियों के लिए डॉक्टर मयंक मल्होत्रा जी फेमस हैं, तो वो कौन सी 5 बीमारियां बताएंगे आप? मेरी अपनी तो, मैं ज्यादातर मानसिक रोगों पे देखता हूँ, जिसमें मैंने अभी तक अपनी
पकड़ बनाई है, डिप्रेशन और एंजाइटी, दो चीजों पे मेरी काफी पकड़ है, और जिसपे मैं कार्य भी कर रहा हूँ और उसको आगे ले जा रहा हूँ। और जो मैंने भी पेटेंट लॉन्च किए हैं, इनमें भी काफी हद तक जो बीमारियां सही हुई हैं उनको भी मैंने लॉन्च किया है। अभी तक की जो आपका सफर रहा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं अभी? जी मैं तो पूरी तरीके से समझ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे रोज नए चैलेंजेस मिलते हैं, रोज नए पेशेंट आते हैं, नई बीमार एक बीमारी को नए तरीके से ला के नए नए शब्दावली के साथ आते हैं मेरे पास, नई नई चीजें बताते हैं। कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मेडिकल डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है, ये कहाँ से? मगर जब मैं उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उस पर कार्य करता हूँ और मुझे सफलता मिलती है, तो मैं सबसे पहले तो अपने गुरु को थैंक्स करता हूँ, और फिर मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया जो मैं आज जनता की सेवा कर। वही वही मेरा अगला सवाल था कि आपकी जो सफलता है उसका उसका राज क्या है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और किस किस को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? कि मैं इसका श्रेय मेरे गुरु को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से एक मार्ग पे लाए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लाए और सारी चीजें समझाई। और उन्होंने इतना मेरे लिए आसान कर दिया, मतलब जब मैं कॉलेज से निकला, फिर उनकी क्लासेस अटेंड की मैंने, उनसे जुड़ा, तो उन्होंने इतना आसान कर दिया मेरे लिए हर चीज कि अब मुझे लगता है कि हाँ, सही में एक्चुअल में। और वही मैं प्रैक्टिशनर को भी देना चाहता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको जिस भाषा में और जैसे समझ में आता है, आप अपना कार्य निरंतर जारी रखिए, आपको सफलता मिलेगी। गुरुजी के अलावा तो अपने इसका पूरा श्रेय मेरे गुरु को है। गुरुजी के अलावा आप अपने परिवार में, अपने मित्रों में किसको धन्यवाद बोलना चाहेंगे? ये परिवार में माता पिता मेरे और मेरी वाइफ ने मेरा काफी साथ दिया, तो मैं तीनों लोगों को धन्यवाद देना। हम मित्रों में तो कोई खास इतना रहा नहीं। जी, अब हम लोग अपनी चर्चा के अंतिम दौर में आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, भविष्य में आप क्या करना चाह रहे हैं इस पैथी में? देखिए मैंने चिकित्सा को एक चीज समझा है, जो भविष्य में मैं सोच रहा हूँ, चिकित्सा एक व्यापार नहीं, एक सेवा है, जो हम आम जनमानस के, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही एक ऐसा होता है जिसके पास जनता आती है और अपना सारा दुख बताती है। तो मैं इस चिकित्सा को इतना मतलब सोच रहा हूँ कि ये जन जन तक, और खासकर हमारे जो गरीब तबके के लोग, जो डेली जो लेबर है, लेबर वर्ग के, वो शायद 300 से 400 रुपए कमाते हैं, 300 लगभग। अगर उनके घर में कोई विपदा आ जाती तो वो नाच से कह सकें कि हम डॉक्टर मल्होत्रा के पास जाते हैं और मेरा सस्ता इलाज होता है, और मेरे घर में इतनी विपदाएं थी जो डॉक्टर मल्होत्रा के द्वारा सही हुई थी। ये मैं चाहता हूँ, और यही मैं सब डॉक्टर से कहना चाहता हूँ कि आप ये मत करिए कि आपके पास दोबारा मरीज उस तरीके से ना आए। आप हमेशा समझिए कि हम सेवा कर रहे हैं, और मैटी जी ने भी शायद इस साइंस में यही सेवा भाव से ही इसको जागृत किया था लोगों को। वो अलग बात थी कि मैटी जी ने अपने सारी चीजें छुपाए रखी, मगर अगर हम दूसरे नंबर पे देखते हैं तो डॉक्टर NL सिन्हा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो लोगों के बीच इस चीज को उजागर किया, वरना काफी लोग वंचित रह जाते इस चीजों से। तो NL सिन्हा जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, और कुछ हमारे ऐसे धुरंधर हैं जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ हैं अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो जगाने का काम कर रहे हैं, कुछ अलग से हैं जो शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है लेकिन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से हमारे नीरज अरोड़ा सर हैं, डॉक्टर लोकेश अग्रवाल सर हैं, वकील जी हैं, एक आप हैं, और संजय मालविया जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर विक्रम लाहौरी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने अगर प्रैक्टिशनर के लिए बहुत आसान कर दिया। मान लीजिए नया प्रैक्टिशनर है और उन्होंने सिर्फ B3 से प्रैक्टिस बता दी है, इतना हाइयर करके, और उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उस एलोपैथी पकड़े हुए आदमी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पकड़ा दी। अगर उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पकड़ा दी है तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सचिन त्यागी सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर विनोद राणा सर हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में अच्छा काम कर रहे हैं और सस्ता काम कर रहे हैं, फ्री में भी काम कर रहे हैं, और लोगों के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आसान। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी विस्तार से बताया आपने। और जिस जिस भी मुद्दे पे मैंने आपसे पूछा, आपने बहुत साफ सुथरा और बहुत स्पष्ट जवाब दिया। अंत में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रोपैथी के लोगों को, तो आप कह सकते हैं। ये मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, अपनी पैथी में रहिए, अपनी पैथी में प्रैक्टिस करिए और इसी में जी जान लगाइए। ये समझ लीजिए कि जीना भी इसी के साथ है और मरना भी इसी के साथ है। अगर ये सोच आप बना लें तो आप हमेशा आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे, आपको कोई फिर फेल करने वाला नहीं है। दूसरा, मैं फार्मा कंपनियां और बोर्ड से कहूंगा कि जितना सस्ता और अच्छा हो सके आप चीजें मुहैया करवाइए लोगों तक, क्योंकि जब जनता तक चीजें पहुंचेंगी, गरीब वर्ग तक, जो हमारा गरीब वर्ग है ज्यादातर वही सबसे बड़ा एरिया है हमारा, रूरल एरिया। तो अगर वहां तक हमारी आवाज पहुंचने लगी तो समझ लीजिए कि मान्यता में फिर देरी नहीं है। अंत में जो लोग आपसे संपर्क करना ये मेरा चाहते हो। आग्रह है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आग्रह के लिए। और अंत में जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो अगर आप उनके लिए आपका पता या आपका मोबाइल नंबर बताना चाहें, तो आप बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा नंबर है 9335398718। डॉक्टर मयंक मल्होत्रा मेरा नाम है और बहराइच यूपी का मैं रहने वाला अभी आप बहराइच में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं? हूँ। नहीं, इस समय मैं बहराइच में हूँ। पहले मैं हरदोई में था, कुछ दिन मैं लखनऊ में रहा, उसके बाद मैं यहाँ तो अभी आप जो चिकित्सा, बहराइच ही शिफ्ट अभी हो जो आप चिकित्सा सेवा देते हैं वो बहराइच से देते हैं? गई। बहराइच से दे रहा हूँ। बहराइच में आप कब से हैं सर? सर, बहराइच में तो मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 2 ही साल हुए हैं बहराइच। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मयंक सर। और आपने बहुत क्लियर कट हर मुद्दे पे अपनी बात रखी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूं कि आप अच्छे से काम करें। काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही काम करते रहिए। और आपने जो आज समय दिया और ये इतनी खुल के जो बातें की, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत नमस्कार।